हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम करने वाले हैं फुल प्रैक्टिस सेट। देख सकते हैं ये हमारे पास फुल प्रैक्टिस सेट है, तो इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इसमें मैथ के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका स्टैटिक जीके और उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो चीज़ें वो रहेंगी करंट अफेयर की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देंगे। और भी प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमने करा रखे हैं, इनमें बहुत सारे, तो जाकर उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न में अगर बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की, तो इसमें कहा गया कि लोकमान्य गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। ठीक है, लोकमान्य तिलक गंगाधर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो तैयार किया गया था वो था केसरी। केसरी को इनके द्वारा समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर एक बार बता दूं मैं कि हमको स्कोर चाहिए आपका 100 में से आप कितना सही करेंगे, बिल्कुल हमको आप स्कोर बताएंगे जरूर कमेंट में। तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो उद्देश्य है वो क्या होगा, तो देखिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके लिए 2 होगा, जो होता है बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर प्रदान करना। ठीक है, बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर प्रदान करना, ये उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, एक होती है उज्ज्वला योजना। ठीक है, वो कौन सी है, वो आपकी रहेगी लाइट एलईडी वितरण से एक योजना चालू करेगी, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो करंट अफेयर का बहुत ही शानदार, कहते हैं कि बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया। 2021 का करंट अफेयर आपके एग्जाम में आएगा। तो बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 का जो आयोजन किया गया वो कहाँ पे किया गया है, केन्या। इसका राइट आंसर होगा केन्या में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत संघ से लिया गया। अब सोवियत संघ का मतलब क्या है, रूस से या फिर रसिया। ठीक है, तो आप देखेंगे रूस से जो चीज़ें ली गई हैं वो क्या होंगी। तब देखिए आपका संविधान जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें ली गई है एक दूसरे से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, ये रूस से लिया गया है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि मुस्लिम हिंदू एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। एक उत्सव है जिसका नाम है सुलह कुल उत्सव, ये मुस्लिम और हिंदू एकता के लिए बहुत ही फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखें। तो ये दोस्तों हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, इसमें जगह है वहाँ पर आगरा। आगरा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि डैश की स्वीकृति के पश्चात ही कोई विधेयक कानून बनता है। तो अब कोई विधेयक कानून कब बनता है, तो उसके लिए जो स्वीकृति लेनी पड़ती है किसकी, तो वो हो जाएंगे राष्ट्रपति। ठीक, इसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति उसके कारण लेनी पड़ती है, तब जाके यहाँ पे कोई भी विधेयक जो है कानून बनता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा ही इस पर आखिरी हस्ताक्षर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है तो किसके द्वारा लगाया जाएगा, वो होता है किसी भी सदन में। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कहीं से भी इसको पेश किया जा सकता है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, 2/3 बहुमत के साथ इसको पास होना जरूरी होता है। दोनों जो आपके हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास होना जरूरी होता है। तो ये अनुच्छेद 61 में दिया गया है, किसमें, अनुच्छेद 61 में, ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये प्रसिद्ध मठ तवांग किस राज्य में स्थित है। एक मठ है जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो तवांग किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है प्रसिद्ध मठ तवांग, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं हाल ही में किस देश ने खुद को चरम निर्धनता से पूर्णता मुक्त कर दिया गया। ठीक है, किस देश ने खुद को चरम निर्धनता से पूर्णता मुक्त घोषित किया है, तो वो कौन सा हो जाएगा, चाइना। चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है, खुद को चरम निर्धनता से पूर्णता मुक्त घोषित किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप ये टेस्ट कर रहे हैं इसमें 100% करने वाले हैं। 100 में से जो मैं एक्सपेक्टेड स्कोर रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ यहाँ पे 68। ठीक है, 68 के आसपास अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो है तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं यहाँ पर कि धान की खेती के लिए सबसे आदर्श मृदा कौन सी मानी जाती है। ठीक है, धान की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है, जो मृदा होती है, वो कौन सी होती है। अब एक चीज़ देखिएगा कि धान जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उपजाना जाने वाला जो धान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाने जाने वाला एक आपका यहाँ पर खाद्यान्न है। अब इसके लिए जो सबसे ज़रूरी मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन दिखाता हूँ।
तो जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है वो इस समय जो पटना है इसी को जाना जाता था पाटलिपुत्र के नाम से, जो पटना है। तो देखिए हिस्ट्री में पाटलिपुत्र का बहुत ही अहम योगदान है। तो इसका राइट आंसर होगा उदयन। कौन? उदयन ने इसकी स्थापना करी थी, इसके संस्थापक माने जाते हैं उदयन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं यहाँ पे कि चौहद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था। चौहद्रो एक जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट करती है। तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, J.H. मैके ने। किसने? J.H. मैके ने चौहद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो ये आपका राइट आंसर होगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कहते हैं कि कौन सा शतरंज खिलाड़ी विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है। ठीक है, सबसे कम उम्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे कम उम्र का जो एक विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है वो कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे अभिमन्यु मिश्रा। कौन? अभिमन्यु मिश्रा। ये किससे रिलेटेड है? शतरंज से रिलेटेड है। ये विश्व के सबसे कम युवा या फिर सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, रामसर सम्मेलन होता है। तो देखिएगा इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होता है आर्द्र भूमि का संरक्षण। ठीक है, रामसर सम्मेलन सबसे पहले ये ईरान में आयोजित किया गया था। ठीक है, ईरान में कब? 1971 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो आर्द्र भूमि का संरक्षण जो है ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो आपका यहाँ पे रामसर या फिर बेसिकली यहाँ पे आर्द्र भूमि का जो यहाँ पे डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं हम। और इसकी जो 2021 की थीम थी इस बार थी वो वेटलैंड एंड वाटर। क्या होगा? वेटलैंड्स एंड वाटर, जो ये 2021 की थीम है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि हाल ही में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है जो भारतीय बहुराष्ट्रीय वाहन निर्माता है। ठीक है, पूरे विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी ये बनी है जिसका यहाँ पे नाम है वो क्या हो जाएगा, वो होगा बजाज ऑटो। ठीक है, जो बजाज ऑटो है ना इसने पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 या फिर मूल्यवान कंपनी बन के दिखाया है बजाज ऑटो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि भारत का पूर्वी तट एक है। ठीक है, जो भारत का पूर्वी तट है वो एक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा निम्न अवसादी तट। ठीक है, भारत का जो पूर्वी तट है, ठीक है, यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं ये वाला जो तट है ना ये क्या है? निम्न अवसादी तट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक जो स्थापित किया गया वो कहाँ पर किया गया? तो याद रखेंगे हरिद्वार में। कहाँ? उत्तराखंड के हरिद्वार में बायो बैंक, आयुर्वेद बायो बैंक की स्थापना की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि बांग्लादेश की निम्नलिखित में से किस नदी को बराक नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नदी को बराक नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? सुरमा। ठीक है, जो सुरमा नदी है इसको बराक नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अब याद रखेंगे कि जो बांग्लादेश कंट्री है ये भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, कब? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ ये सीमा साझा करता है जो बहुत ही कम है। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ है? बांग्लादेश के साथ, हमने आपको बताया था। अब अगले क्वेश्चन पे नज़र डालिए तो कहते हैं अक्टूबर तथा नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ पे होती है। बेसिकली ठंडियों की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है। तो देखिए एक प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो कोरोमंडल तट या फिर तमिलनाडु का जितना भी क्षेत्र है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये होती है। आप याद रखेंगे कोरोमंडल तट पर ठंडियों के महीने में जो उत्तर भारत में ठंडी होती है वहाँ पर तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो अक्टूबर तथा नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है कोरोमंडल तट पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन देखिए तो देखिएगा तो यहाँ पे जो भीमबेटका है वो बेसिकली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, जो गुफाएं हैं उनके शैल चित्रों के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि
15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2047 तक इसका लक्ष्य रखा गया। कब? 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है भारत को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहते हैं कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? स्टेटी जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाए राइट आंसर आपका लखनऊ। कहाँ पे? ये लखनऊ में स्थित है संगीत विश्वविद्यालय भातखंडे वाला। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखें जो हमारा रहेगा आज के ये इस प्रैक्टिस सेट का, जिसमें हम करा रहे थे। ठीक है, 100 के 100 प्रश्न आपको लिए करा रहे हैं। तो इसमें जो आपका जीएस का सेक्शन है ना और करंट का, वो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो थे 8 तेलुगु कवि। कौन? 8 तेलुगु कवि। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब अगली ओर चलते हैं। आप क्या रहे हैं यहाँ पर? समान विज्ञान के 25 प्रश्न। ठीक है, आपके जो साइंस है उसके 25 प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप हमको व्हाट्सएप कर देते हैं, डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। तो कहते हैं कि छिली हुई सब्जियों को धुलने के लिए कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? अब सब्जियों को अगर धुला जाएगा तो इसमें कौन सा विटामिन बेसिकली नष्ट होता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विटामिन सी। अब विटामिन सी और बी सी की बात करते हैं। बी और सी, ये विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है? ये आपके घुलनशील होते हैं, जल में ये क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, इसीलिए ये निकल जाते हैं घुल के। ठीक है, बाकी जितने होते हैं वो आपके नहीं निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से पित्त उत्पादित होता है? ठीक है, अब देखिएगा किस ग्रंथि से पित्त का उत्पादन होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत से पित्त का उत्पादन यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न में बात कर लेंगे दोस्तों। तो कहते हैं यहाँ पर कि सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ठीक है, सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति किसके सेल में पाई जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, तो याद रखेंगे पौधों में पाई जाती है आपकी सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। इससे पहले मैं 5 प्रैक्टिस सेट करा रखा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 5 प्रैक्टिस सेट करा रखा हूँ फुल 100 के 100 क्वेश्चन है उसमें, तो उनको जाकर देखना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि जकारिस जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? ठीक है, जकारिस जॉनसन के द्वारा जो आविष्कार किया गया था वो कौन है? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार। ठीक है, जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जकारिस जॉनसन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जकारिस जॉनसन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? अब जो फ्लेमिंग है इनके दाएं हाथ के नियम का प्रयोग जो है किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे प्रेरित धारा। कौन सी? प्रेरित धारा का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, इसको मतलब यूज किया जाता है इसको पता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कई बार ये प्रश्न पूछा गया बहुत सारे एग्जाम्स में। कहते हैं कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? देखिए जो 1 माइक्रोन की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? तो ये होती है 10⁻⁻⁶। क्या होगी? 10⁻⁶। ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि जो फ्लोरेसेंट लैंप हैं उनमें चाक का प्रयोजन क्या होता है? ठीक है, चोक का प्रयोजन क्या होता है? जो फ्लोरेसेंट लैंप होती हैं, तो याद रखेंगे ये होता है करंट के प्रवाह को बढ़ाना। ठीक है, क्या होगा? इसमें जो करंट की प्रवाह है उसको बढ़ाया जाता है चोक का, इसीलिए यूज किया जाता है फ्लोरेंस लैंप में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ठीक है, एक जो खगोलीय इकाई है वो किससे संबंधित होगी? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी का। क्या होगा? चलिए इसके ऑप्शन दिखा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी ये आपकी होती है एक खगोलीय इकाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले में कहते हैं कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो याद रखेंगे ये होता है न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन का जो तृतीय नियम है इस पे रॉकेट काम करता है। अब इसका नियम जो कहता क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि इसका मतलब क्या है? आगे आप देखिए जब कैसे कोई बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट तो आगे जाती है जिसके साथ उसका रिकॉइल भी आता है पीछे। ठीक है, वो फोर्स ये क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन ये जो होते हैं ये आपका राइट आंसर होगा। इसी को कहते हैं कि न्यूटन का थर्ड नियम। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि शरीर का वजन डैश है। ठीक है, शरीर का वजन डैश, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा इसके हिसाब से तो देखेगा तो 35 में क्या राइट आंसर होगा आपका कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जो शरीर का वजन है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, ये अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर दीजिए। तो कहते हैं कि पिनियल ग्लैंड है यानी जो ग्रंथि है ये कहाँ पर स्थित होती है। ठीक है, पिनियल ग्लैंड ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है, याद रखेंगे। लगभग ये अनार के दाने के बराबर की ग्लैंड है। तो ये स्थित होती है आपके मस्तिष्क में। ठीक है, आपके दिमाग में ये स्थित होती है, याद रखेंगे। ये होती है पिनियल ग्लैंड, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो पीवीसी है, पेपर का लेवल कैसा है एक बार हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो 37 का जो आपका राइट आंसर होगा। एक तो देखिए सीट कवर बनाने में, चादर बनाने में, बरसाती चादरें बनाने में, तो उपरोक्त तो सभी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। तो आपका जो पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग जो तीनों चीज़ों को बनाने में किया जाता है, याद रखेंगे। पीवीसी का फुल फॉर्म है, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा होता है। ठीक है, जो फोटोग्राफी होती है इसमें एक रासायनिक तत्व प्रयोग किया जाता है जिसका नाम क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट। क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 38 का ए वाला। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें कहते हैं कि अग्न्याशय की खराबी से कौन सा रोग हो जाता है। अब अग्न्याशय की खराबी से अगर देखें रोग कौन सा होगा, तो बेसिकली यहाँ पे मधुमेह रोग होता है या कि डायबिटीज रोग होता है। वो इसलिए से होता है क्योंकि अगर आपका अग्न्याशय खराब हो जाएगा तो क्या होता है, उसका जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं ये इम्बैलेंस हो जाती हैं, जिसका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके ये इस वाली बीमारी में। ठीक है, मधुमेह इससे हो जाता है अग्न्याशय की खराबी से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। तो कहते हैं कि गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है। ठीक है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है, वह क्यों? क्योंकि गैस सुई पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। तो याद रखेंगे, गैस सुई पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है, इसी कारण ये होता है कि ये फटना आसान हो जाता है नाखून की तुलना में सुई से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है। ठीक है, ताप गतिकी का जो प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है, तो आपने पढ़ा होगा चार्ल्स का नियम। ठीक है, चार्ल्स के नियम से संबंधित है ताप गतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहते हैं कि खाद्य श्रृंखला का सबसे निचला स्तर कौन सा है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का जो सबसे निचला स्तर है वो कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। 32 में राइट आंसर होगा आपका उत्पादक। उत्पादक जो होते हैं वो सबसे निचले स्तर होते हैं। अब जैसे क्या होता है, उत्पादक हो गया। ठीक है, उत्पादक के बाद क्या होंगे, इनको कोई खाएगा, फिर जो खाएगा मान लो इसको मेढक खाता है, मेढक को फिर यहाँ पे सांप खाता है, और फिर सांप को क्या होता है, वो बाज खा जाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला बनती है। तो सबसे निचला स्तर उत्पादक का होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि धातुओं का वह गुण जिनसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये मेटल्स होते हैं, मेटल की एक करेक्टरिस्टिक होती है जिससे क्या होता है, उनको खींच करके तारों में चेंज किया जा सकता है। जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, सोना है, इसको क्या है तारों में चेंज किया जाता है, जिसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे बारीकी से किए गए आभूषण के काम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये होती है आघात वर्धनीयता। क्या होती है, आघात वर्धनीयता जो होती है ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो जिसके कारण को तारों में खींच किया जाता है, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले कहते हैं यहाँ पर कि प्रथम श्रेणी का प्रोटीन इसमें होता है। ठीक है, मछली में प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिएगा मछली में प्रथम श्रेणी का प्रोटीन पाया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि इसमें आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, आवश्यक एमिनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल होते हैं मौजूद। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। इसमें कहते हैं कि निम्न में से किसे जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे अरस्तु। अरस्तु जो है ना वो क्या है, वो जनक माने जाते हैं जंतु विज्ञान के। बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे आपका स्कोर चाहिए भैया, बताइएगा जरूर कि आपने 100 में से कितना सही किया है। तो कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। ठीक है,
कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट्स होते हैं बेसिकली उसमें होता है सल्फोनेट। क्या होता है? सल्फोनेट होता है कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने वाले प्रयुक्त डिटर्जेंट में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि आपकी जो कोशिका गुच्छ या फिर जो बोमेंस कैप्सूल हैं वो शरीर के किस अंग का भाग है। ठीक है, क्या होगा? कोशिका गुच्छ और बोमेंस कैप्सूल ये किस अंग के भाग होते हैं? ये आपके हो जाएंगे गुर्दा के। किसके? गुर्दा के। उसके इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी। ठीक है, किडनी के ये पार्ट्स होते हैं बोमेंस कैप्सूल वगैरह। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं आपके कंडेंसेशन या फिर संघनन का एक रूप जो दृश्यता को कम कर देता है और श्वास की समस्याएं पैदा करता है। ठीक है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं? तो संघनन का एक रूप जो होता है धूर्म कुहासा। क्या होगा? धूर्म कुहासा इसका राइट आंसर होगा। इसकी वजह से सांस में मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, इसीलिए सब लोगों को वार्न किया जाता है कि ज़्यादा कोहरे में लोग ना निकले जिनको बेसिकली सांस की प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि पुष्पकलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पुष्पकलिका है जो मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तो क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर लौंग हो जाएगा। चलिए इसको ऑप्शन भी दिखा देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पे लौंग। लौंग का यूज़ किया जाता है, पुष्पकलिका होती है ये बेसिकली मसाले में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन सा है? सभी जैविक यौगिक जितने भी जीवित लोग हैं ना उसमें सबसे अनिवार्य तत्व कौन है? सबके में एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो क्या होता है? कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब सब में देखने को मिलती है कि जितने भी जैविक यौगिक हैं। या आपका राइट आंसर हो गया डी वाला। चलिए अब यहाँ पे साइंस के प्रश्न खत्म कर लिए, अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हम यहाँ पर ले लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सामाजिक विज्ञान 1000 प्लस क्वेश्चन, विज्ञान 1000 प्लस क्वेश्चन और स्टैटिक जीके जो करंट अफेयर ये 1000 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, ये मात्र आपको 39 रुपये मिलेगी। मैंने इसमें एक ल्यूसेंट का वन लाइनर 1000 क्वेश्चन को ऐड कर दिया है, तो वो भी आपको साथ मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ये तो आपका उसमें मिलेगा ही। तो इसके लिए आप देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमको जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न कहता है कि वाणिज्यिक स्तर पर रबर उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में सबसे ज़्यादा होता है। अब रबर उत्पादन का जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है किस समूह में होता है? तीन राज्य आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो देखिए गया होगा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले कहाँ रखी गई। ठीक है, राजनीतिक दलों की नींव की अगर बात कर लें तो सबसे पहली जो नींव रखी गई थी दोस्तों वो रखी गई थी कहाँ? ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव रखी गई थी। अब राजनीतिक दल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है क्षेत्रीय पार्टी, ठीक है, एक होता है यहाँ पर आपकी नेशनल राष्ट्रीय पार्टी। तो क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में बहुत सारा अंतर होता है। जैसे ये लोग मात्र एक ही क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्रीय पार्टी पूरे भारत में चुनाव लड़ती है। ठीक है, और राष्ट्रीय पार्टी को कुछ अन्य फायदे भी दिए जाते हैं, जैसे उनको यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं उनको ऑफिस बनाने की जगह दी जाती है, एक चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है। और क्षेत्रीय पार्टियों को दिया तो जाता है लेकिन वो चेंज भी हो सकता है क्योंकि निर्दलीय भी रहते हैं। तो याद रखेंगे ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। अब सौर परिवार से संबंधित नहीं देखिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निहारिका। ठीक है, निहारिका जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके संबंधित हैं सौर परिवार से। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सोशल साइंस में क्या आएगा, तो देखिएगा सोशल साइंस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो अब देखें तो कहते हैं कि आपका जो डोल्ड्रम दबाव क्षेत्र है निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है। ठीक है, ये एक डोल्ड्रम दबाव क्षेत्र है, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। तो यह किस के अक्षांशों के बीच जो है ये पाया जाता है? तो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक ये पाया जाता है। इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से ये 5 और ये 5, तो ये जो आपका एरिया होता है ना ये आपका डोल्ड्रम क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है? तो याद रखेंगे हिमालय पड़ता कहाँ है? हिमालय नेपाल में है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा इसकी जो टोटल लंबाई है लगभग 8848 मानी गई है, लेकिन यहाँ पे चाइना ने कहा था कि 8850 है। ठीक है, ये दो चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे हिमालय के बारे में। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे जो आपका पूर्वी चोटी है सबसे हो जाएगी
नामच्या बरवा। कहाँ पे है? नामच्या बरवा पूर्वी चोटी है। जैसे ये आपका इंडिया का मैप है तो इस साइड की बात कर रहे हैं, ठीक, इस साइड की बात करें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चोटी ऊंची कौन सी? नामच्या बरवा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, किसका कथन है? ठीक है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, तो यह किसका कथन है? तो 56 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्रॉमर। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया था? क्रॉमर के द्वारा ये कहा गया था कि मुद्रा जो है स्वयं का निर्माण करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारतीय रुपये का सर्वप्रथम उन्मूलन कब किया गया था? ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारतीय रुपये का सबसे पहले जो उन्मूलन किया गया ना दोस्तों, वो किया गया था 1949 में। कब? 1949 में सबसे पहले भारतीय रुपये का उन्मूलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो 58 का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा यहाँ पे मानव जनित। ठीक है, मानव जनित थी। ये आपकी आई थी 1984 में। यहाँ पे एक गैस लीक हुई थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये मानव जनित थी, यानी किसी भी इंसान की चूक की वजह से ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये पुरी कहाँ का है? याद रखेंगे। ठीक है, तो पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो भगवान जगन्नाथ के समक्ष, यानी कि उनको पूजनीय मान करके इस यात्रा को निकाला जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, भगवान जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, तो कहते हैं कौन सी स्थिति लोकतंत्र के सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? अब लोकतंत्र अगर सफल होना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है दोस्तों? वो हो जाएगा यहाँ पे मजबूत जनमत। ठीक है, मजबूत जनमत ही सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, याद रखेंगे। क्योंकि अगर आप में यूनिटी नहीं, आप अपने लोकतंत्र में एक तरीके से वोटर्स हैं, तो उनके पास अगर यूनिटी नहीं होगी तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो आपदा प्रबंधन के कुछ बेहतरीन प्रश्न। तो कहते हैं यहाँ पर कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, नदियों में जो बाढ़ आ जाती है इसका जो प्रमुख कारण है वो होती है जल की अधिकता हो जाना। ठीक है, जो जल है उसकी बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है, इसी कारण वहाँ पे क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी बांध से पानी छोड़ दिया गया अचानक, तो वहाँ से बाढ़ आ जाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि मनुष्य स्वयं पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों में बंधा रहता है। ठीक है, मनुष्य स्वयं पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों में बंधा रहता है। ये किसके द्वारा कहा गया? ये रूसो के द्वारा। महान दार्शनिक हुआ करते थे रूसो, तो इनके द्वारा कहा गया था कि मनुष्य जो है पैदा तो हो जाता है लेकिन वो हमेशा जंजीरों में जकड़ा रहता है। सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे उसकी व्यक्तिगत हो, तो सारी जंजीरें उसको देखने को मिलती रहती हैं पूरी ज़िंदगी भर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू पर बैन लगा दिया था। ठीक है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू पर बैन लगा दिया था तो वो कौन से हो जाएंगे? जहांगीर। जी हाँ, बिल्कुल सही है, जहांगीर ने तंबाकू पर बैन लगा दिया था। याद रखेंगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा भारत में इसको लाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? ठीक है, जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने करी थी? तो एक तो आपका नंबर फ्री मिल गया क्योंकि यहाँ पे टिक ही हो गया गलती से, तो यह होगा पुरसा। ठीक है, जलवराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ये हो जाएगी पुरसा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख इस संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ठीक है, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। किसमें? दूसरी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया बी वाला। यहाँ पर वीडियो पसंद आ रही होगी, मुझे पता है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा रखा है मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें कहा गया है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो क्या होगा? वो आपका हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। ठीक है, समुद्र में अगर भूकंप आता है तो उससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाती है जिससे पानी की लहरें ऊपर उठ जाती हैं। सुनामी कहाँ का शब्द है? ये जापान का शब्द है, याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना क्या कहलाता है? राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का अगर आप आदर करते हैं तो यह क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका मौलिक कर्तव्य। क्या मौलिक कर्तव्य होता है? याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनको 86वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि हवाला क्या होता है? अब हवाला आपने कहाँ सुना होगा? आपने इसको न्यूज़ में बहुत सुना होगा, आर्थिक चीज़ों में, जो इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, तो देखिएगा तो इसको कहते हैं कि विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। क्या?
विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भूमध्य रेखा निम्न किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा का मतलब क्या है, ये जो पृथ्वी है इसके बीच की ये जो रेखा है, तो यहाँ पे देखिएगा तो इसका केन्या से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, लेकिन मैक्सिको है ना, यहाँ से ये नहीं गुजरती। याद रखेंगे, भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कहते हैं उस रोजगार को क्या कहते हैं जब कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य हो जाती है। ठीक, उस रोजगार को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे ये हो जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, याद रखेंगे। चलिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब क्या है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसको देखा जाता है, तो एक खेत में काम है सिर्फ 2 व्यक्तियों का, ठीक है, लेकिन वहाँ पे लगे हुए हैं 6-7, पूरा घर लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, ये एक प्रच्छन्न बेरोजगारी के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ठीक है, विश्व में प्रदूषण का जो सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा वो देखिए वो क्या हो जाएगा आपका वाहित मल और कचरा। ठीक है, जो वाहित मल और कचरा है ये विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अब क्वेश्चन नंबर बात कर लेंगे 72 की, तो कहते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता ने संसार को क्या सिखाया। एक सभ्यता है जिसका नाम है मेसोपोटामिया, तो इसने संसार को क्या सिखाया है, तो याद रखेंगे चाक का उपयोग करना। जो चाक है ना उसका उपयोग करना मेसोपोटामिया सभ्यता ने हम लोगों को सिखाया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भारत में कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के जो कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो देखिएगा वो हो जाएंगे टोटल यहाँ पे आपके 5 कौन कौन से हैं, चलिए बता दूं क्या, चलिए बता देते हैं, वरना आप कहेंगे आप ऐसे ही बता रहे हैं। तो देखिए क्या होगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आपका है, उसके साथ यहाँ पर बिहार, उसके साथ होगा उत्तराखंड, सिक्किम और यहाँ पे पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। ये 5 जो हैं ये लगे हैं नेपाल की सीमा के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं डेन्यूब व वोल्गा नदी में, तो याद रखेंगे जो आपकी वोल्गा नदी है ये आपकी सबसे बड़ी नदी है यूरोप की, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था। ठीक, जो स्वराज पार्टी है इसका गठन जब हुआ था तो असहयोग आंदोलन जब हुआ था ना, असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया उसके बाद क्या किया, चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्नों को जो आपके लिए होने वाले बहुत ही अच्छे, क्योंकि अब गणित के प्रश्न करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लगता है विकास सर को यहाँ पे गणित कराना ही नहीं है, तो गणित भी करा रहा हूँ। तो देखिएगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जितना भी दिन बचा है सारे के सारे प्रैक्टिस सेट में रोज़ एक डेली निकाल दूंगा। तो गाइस चलिए देख लेते हैं यहाँ पे मैथ के कष्ट। तो मैथ में क्वेश्चन नंबर जो 76 कहता है, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो 81 है, ठीक है, क्या 81 की पावर 3/4 है, तो इसको हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, अब 3 की पावर 4 क्या होती है, ये 81 होता है कि नहीं होता, 3 की पावर 4 81 होती है। अब इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी पावर लगी हुई है कितनी, 3/4 लगी हुई है, तो हमारा हो गया 3/4। अब इस तरीके से देखेंगे, अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो हम इस तरीके से इसको लिखते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें 4 कट जाएगी तो बचेगा क्या, 3 की पावर 3 बचेगी। अब 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा, 3 3 9 27, ठीक है, क्या होगा 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे, तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, क्योंकि जहाँ सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिया है, इसमें परसेंटेज और ये आपका लाभ हानि कुछ है नहीं, तो वो लिया नहीं है। तो कहते हैं 77 में कि यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 हो तो कोण क्या होगा। ठीक है, किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 हो तो वो क्या होगा। तो देखिएगा इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, तो ये माना अभीष्ट कोण, ठीक है, उस कोण को मान लेते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर वो x डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए कोण को x डिग्री है, तो अब यहाँ पे बनेगा क्या, ठीक है, ये संपूरक कोण है और पूरा कोण की बात करें तो इसकी वैल्यू आप समझते हैं कि 90 डिग्री 180 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस इस तरीके से वैल्यू बनेगी, और यहाँ पे कहते हैं कि 1/4 है, तो ये कितने 1/4 है, संपूरक कोण का 1/4 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस x। ठीक है, क्या होगा, ये आपका हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, सिंपल सा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद 180 माइनस x हो गया, ये हमारी वैल्यू बन गई। अब क्या हो जाएगी, ये 3x इधर हो जाएगा
और ये आपका 180 हो जाएगा, और 3 से क्या, 3×6 = 18 हो जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 60 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आएगी जी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ये यहाँ पर 60 वाला हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। उम्मीद है आप लोगों को मैथ भी हमारी समझ में आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम में आनी है। तो कहते हैं कि 2 sin 2 थीटा यहाँ पे = 3 दे रखा है 3 रूट में, तो आपका थीटा क्या होगा, तो ये आपको बताना है। तो ये बहुत आसान है। तो देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें sin 2 थीटा, ठीक है, और अब ये = हो जाएगा √3 अपॉन में, इसको क्या सकते हैं, 2 ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। हमारा sin 2 थीटा हो गया। अब सिंपल सी बात है, क्या होता है sin 60 क्या होगा आपका हमारा। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या होगा आपका, जो √3/2 है sin 60 के बराबर होता है। ठीक है, sin 60 के बराबर होता है कि नहीं होता है, इसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 थीटा के बराबर, क्योंकि साइन ये साइन 2 थीटा ना, साइन कट जाएगा। तो 2 थीटा बराबर है किसके, 60 के। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, थीटा 30 इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगले में कहते हैं यहाँ पर कि इसमें आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं आप सभी को पता है। तो देखिएगा, तो सिंपल से आपको कितनी भी बड़ी वैल्यू मिल जाए, इसमें कुछ नहीं करना है, बस लास्ट वाले टर्म को आपको पकड़ लेना है। कैसे, जैसे यहाँ पे है कि 7×5 = 45, 45 का हम ले लेंगे सिर्फ और सिर्फ 5। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 2 के गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, अब 0 आ गया, तो 0 को जितने से भी गुणा करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगी वो 0 ही आएगी हमेशा। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पहला ही आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। यूनिट डिजिट ऐसे ही निकालना है। अगर यहाँ 5 और 2 का देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या हो, उसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी। क्यों, क्योंकि 5 2 अगर गुणा होगा तो 10 आ जाएगा, 10 का मतलब 0 होगा। 0 किसी से गुणा होती है तो वो 0 ही रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि आपको देखिए सेक ए की वैल्यू रखी है 25/7, देन साइन ए पूछा है। ठीक है, तो सिंपल सा एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए बन गया हमारा ट्रायंगल। अब क्या करना है, हमको बताया गया है कि आप सेक ए जो है ये 25/7 दे रखा है। तो सेक ए होता क्या है, तो सभी को पता है यहाँ पर ये कॉस का उल्टा होता है। देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 25 दे रखा है और बेस कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। अब यहाँ पे बोला गया है कि साइन निकालना है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होती है। ये परपेंडिकुलर, ये अपन हाइपोटेन्यूज ये तो दिए हुए हैं। अब देखेंगे तो इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगी कि नहीं, 25/5 कितना होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जितना, ठीक है, तो 625 होता है कि नहीं, 25 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 7 से ये 49 हो जाएगा। ठीक, इसमें से इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी उसका रूट कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 24। तो अब क्या होगा यहाँ पर 24/25 क्या होगा, ये आपका साइन हो जाए। साइन होता क्या है, बेसिकली मैंने होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर में मिलेगा 24, ये क्या हो जाएगा 25 होगा। तो 24/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसको ध्यान से करिएगा, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा डिट्टो। इसी तरीके की वैल्यू चेंज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो अगला प्रश्न भी बहुत आसान है। पेपर का लेवल हमने काफ़ी अच्छा रखने की कोशिश करी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो आप लोगों को सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने बताया। उसके लिए आपको करना क्या है, तो 81 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको करना क्या है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 दे रखा है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, ये चीज़ यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो चलिए इनको भी हम जल्दी से निपटा लेते हैं। तो अब देखेंगे, अगर 81 में देखिए तो कहते हैं माना कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाऊं मैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखो आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो पढ़ाने में मन नहीं लगता है। तो चलिए मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, मान लीजिए वो संख्या एक्स और वाई है। तो अब क्या करेंगे, कहते हैं कि योगफल एक्स प्लस वाई। ठीक, योगफल एक्स प्लस वाई होगा। एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है, हमको 12 दे रखा है, और यहाँ पे एक्स इंटू वाई कितना दे रखा है, ये हमको 35 दे रखा है। यही तो दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब कहते हैं कि इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब जस्ट उल्टा। अब क्या होगा, 1/x प्लस 1/y, यही तो उल्टा हो जाएगा एक्स प्लस वाई का। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका नीचे गए x/y, मतलब एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास थी ही 12, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास थी 35। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12/35। ठीक है, कहाँ गया 12/35, 12/35 कहाँ गया, चलिए है ही नहीं, कोई बात नहीं। तो इसी में से किसी को बना लेते हैं, तो ये 12/35 हो जाएगा।
तो याद रखेंगे 12/35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 82 में, तो कहता है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे, ये बोला गया है। यहाँ पर ये आपको डायमेंशन दे रखी हैं, ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोलता है इसमें कितने पत्थर लगेंगे। अब सिंपल सा करना है क्या, हमको देखेंगे कि जो आपका फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकालेंगे। 3 मीटर दे रखा है, इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 3 मीटर इक्वल टू क्या होगा, ये भी आपका 300 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 300 इंटू 300 होगा, ये हो गया आपका। आप प्रत्येक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो तो आपको दे रखा है 20 इंटू यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी 20 इंटू 30 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसको करना कैसे है, अब यहाँ पे ऊपर रख लेंगे इसको यहाँ पे, और इस तरीके से नीचे रख करके हम ऊपर नीचे काट देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने जो है वो लग जाएंगे, ठीक है, कितने यहाँ पर लग जाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 150, ठीक है, 150 पत्थर लगेंगे इस एरिया में। तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, तो वो ज़्यादा हमने कवर किया है। कहते हैं दो संख्याओं का योग, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है आपके सिलेबस में कि संख्याओं पे बेस्ड पर्सन, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का योग इतना दे रखा है, यदि एक संख्या 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो तो छोटी संख्या क्या है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो कहते हैं a+b आपको दे रखा है कितना, ये दे रखा है 184, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, चलिए मान लिया। अब यहाँ पे कहते हैं कि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक होगा, ये चीज़ पूछा गया। तो 1/3 होगा, मान लीजिए इसको हम 1/3 कर लेंगे, फिर ये 7/3 7वां भाग भी है तो 7 भाग भी, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हम अगर और सॉल्व करते हैं एलसीएम वगैरह लेके, तो क्या हो जाएगा, 7a3b हो जाएगा, ये होगा 168 के बराबर, ठीक है। ये आपके हमारी इक्वेशन होगी एक और, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गई, ये आपकी मिल गई, एक ये मिल गई। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि ए की वैल्यू आएगी 72 और बी की वैल्यू जो आएगी वहाँ पे 112 आ जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू 112 72, तो सबसे छोटी संख्या पूछा गया था, तो ये हो जाएगा ए 72। थोड़ा सा देखिएगा, स्पेस कम होने के कारण मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाता हूँ, बिल्कुल आपको वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे आप करते हैं, ठीक है। तो वो 1 और 2 को कंपेयर करके सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगले में कहते हैं यहाँ पर कि आपको 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 84 में देखिए, तो कहते हैं 2x + 3y = 13 दे रखा है, 4x - y = 5 दे रखा है। तो x + y की वैल्यू निकालना है, तो इसको यहीं पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा देखेंगे, आसान प्रश्न है। तो 2x + 3y ये आपको दे रखा है, यहाँ पे आपका 13 दे रखा है। अब यहाँ पे इसको देखेंगे, इसको अगर हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 से अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3y हो जाएगा, = यहाँ पे 15 हो जाएगा। 3y और -3y ये कट जाएगा, अब हमारे पास बचेगा क्या, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 14x = यहाँ पे बचेगा 15 + 13, ठीक है। तो 15 + 13 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 14 दूना 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई। अब यही तो हमको पूछा था कि x की वैल्यू हमको 2 मिल गई है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमको 2 मिल गई है। अब किसी एक इक्वेशन में हम इसको रख लेंगे, मान लीजिए हम इसी इक्वेशन में रख लेते हैं, ठीक है। ये वाली पहली वाली जो इक्वेशन था इसी में रख लेंगे, इसकी x की वैल्यू 2 रखिए, तो 2 × 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना है 3y हो जाएगा, = 13 हो जाएगा। तो यहाँ इधर का जाके घट जाएगा, तो कितना बचे 11 बचेगा। इस तरीके से जो y की वैल्यू ये भी 3 निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको करना है, आपको पहला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में ये थोड़ा सा आपको अच्छा प्रश्न मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऐसा सिलेबस में ही दिया हुआ है कि ज़्यादा कठिन ही आपको देना है, ऐसा बोले हैं सिलेबस वाले। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85। कहते हैं एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे अंतर्विष्ट कोण का वृत्तीमान क्या होगा। अब ये बोला गया है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में जो 3 बजेगा ना, तो उस समय जो इसका अंतर्विष्ट कोण होगा वो कोण कैसा बनेगा, ये देखेगा। तो देखें, तो कहते हैं कि 1 घंटे में, सबसे पहले ये जानना जरूरी, 1 घंटे में कितने का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है घड़ी में, ठीक है, सुई, ठीक है। तो अब घंटे वाली सुई की बात करें, तो ठीक 3 बजे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 3 बजे बनेगा। तो 12 से 3 में चला तो कितने घंटे चली, 3 घंटे चली।
तो अब यहाँ पे इसको हम देखें 3 3 9 90 डिग्री का यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब भाई घड़ी में देखिए, अगर यहाँ पे अगर 3 बजता है यहाँ पे बड़ी वाली सुई तो छोटी वाली, तो ये 90 ही डिग्री है। ये हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे वृत्तिमान निकालना है। तो 180 डिग्री जो बराबर होगा पाई रेडियन के होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 90 इक्वल टू पाई अपॉन 180 हो जाएगा और यहाँ पे 90 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा काट पीट लीजिए। काटने पीटने के बाद आपकी पाई बटा 2 रेडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाई बटा 2 रेडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में कहते हैं, देखिए मैथ में इसलिए नहीं करा पा रहा ना क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा फ़ोन वगैरह में। तो अब थोड़ी सी व्यवस्था हो गई तो हो सकता है मैथ के वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 45 से विभाजित करने पे क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचता है। तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि 15 में कितना डिफरेंस है, 8 का है। इसमें कितना डिफरेंस, 8 का है। इसमें कितना डिफरेंस, 8 का है। तो डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान बन जाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा डिफरेंस मिल गया कि सब में 8 8 का डिफरेंस चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। अब 15, 25, 35, ठीक है, 15, 25, 35 और यहाँ पे 45, ठीक है। इसका आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे सभी को पता है, सिंपल सा। पहले 5 से काटिए, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 5 9 45। अब इसको 3 से काटिए, 5 से काटिए, 7 से काटिए। तो इस तरीके से ले लीजिए ना, बहुत टाइम लग जाएगा भाई। तो देखेंगे तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम अलग से ले लीजिए कॉपी पे किसी। तो हमने पहले ही बता दिया, कॉपी पेन लेके बैठते हो क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा ना वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1575। ठीक है, 1575 एलसीएम आ जाएगा। और ये जो डिफरेंस आया था 8 का, ठीक है, तो 1575 माइनस 8 कर लेंगे ना, 1575 माइनस 8, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1567। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को करते हैं। तो यह हो गया 1567 इसका राइट आंसर है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक भिन्न का अंश, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। ज़्यादा अगर कन्फ्यूज जाएंगे तो बहुत कन्फ्यूज जाएंगे। कहते हैं एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। ठीक है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, इसको हम ऑप्शन से करेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। मान लीजिए ऑप्शन नंबर हम बी वाला ले लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। ठीक है, जो इसका अंश है ये 3 है, ये 4 7 है। तो देखिए सिंपल सा हमको पता चल रहा है 4 कम है। ठीक है, हमको पता चल गया। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, ठीक है, अंश को अगर 2 से घटा देंगे बचेगा कितना, 1 बचेगा। ठीक है, और कहते हैं हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो 7 हो जाए, तो ये 8 हो जाएगा। फिर कहते हैं कि अंश का 8 गुना है। अब ये आएगी 8 गुना, तो 1 का 8 गुना है कि नहीं हो, यहाँ पे देखिएगा 8 गुना है कि नहीं। तो यही तो आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो देखिए कितना अच्छा हमने ऑप्शन चुना। आप सब कहेंगे कि ये पहले से साजिश में था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे नजर डालिए। तो कहते हैं किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात पूछा गया है। तो वर्ग की भुजा क्या होती है। ठीक है, वर्ग, मान लीजिए एक वर्ग यहाँ पे है। ठीक है, इसकी ये वर्ग बन गया, रोम्बस नहीं समझिएगा। तो माना वर्ग की भुजा ए है। ठीक है, माना वर्ग की भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सभी को पता है ये भुजा है तो इसका ये भुजा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब कहते हैं कि वर्ग का विकर्ण। अब वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए कि वर्ग का जो विकर्ण है वो होता है √2a। ठीक है, √2a होता है। तो विकर्ण पड़े बने वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो आपको बताना है। तो ये देख लीजिए, इसको बस सिंपल सा कंपेयर कर लेंगे, a स्क्वायर और यहाँ पे ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। सिंपल सी बात है, क्या होगा, ये कट जाएगा, बचेगा इधर एक, जिसके बाद कुछ नहीं होता, उसका 1 होता है। तो 1:2 राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि किसी, बहुत लंबा चौड़ा है, चलिए दिखाते हैं। तो कहते हैं कि किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने उस संख्या की 21 से कर दिया। ठीक है, आप जैसे, चलिए मेरे जैसे थे। ठीक है, तो कहते हैं कि
उसको 12 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन 21 से उसने गुणा कर दिया। तो इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। तो जिस संख्या को गुणा करना था उसका वह संख्या कौन थी? तो देखिएगा, तो मान लेते हैं वह संख्या ही, हम सबसे पहले इसी को मानते हैं, वह संख्या x थी। ठीक है, x थी। आप कहते हैं कि 12 से गुणा करना था, उसने 21 से गुणा कर दिया। ठीक है, 21 से करना था, 21 को x से करना था, उसने कर कितना दिया? 12 से कर दिया। ठीक है, 12 से कर दिया। अब जो इसका अंतर कितना है, देखिए, अब गलत संख्या से गुणा करने पर और सही संख्या से गुणा करने पर जो इसका डिफरेंस आया वो 63 आएगा। सिंपल सी बात है, यही तो डिफरेंस होता है कि दो संख्याओं के बीच। तो इसने एक बार सही से किया था, इसे गलत से किया था, तो ये हो गया आपका, ये डिफरेंस आ गया। सिंपल सा है, इसमें से 9x यहाँ पे बचेगा, 63 ये हो गया, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा? 9 सत्ती 63 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। चलिए देखिए, कितना लंबा चौड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है कितना? बस चुटकी भर का सिंदूर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि एक खंभे का उन्नयन कोण एक बिंदु से खंभे के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है तो 45 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये यहाँ पे बोला गया है, ये चीज़ है। ठीक है, ये आपका खंभा है, ये यहाँ पे बोला गया इसके पाद की 30 मीटर दूरी है। ठीक है, ये आपको एंगल दे रखा है 45। ठीक है, ये आपको एंगल दे रखा है 45। तो पूछा है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो सिंपल सा अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, जो आपका tan होता है ना, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, यही तो हमको निकालना है। इसको x मान लीजिए, x मान लेंगे तो यहाँ पे ये tan 45 की वैल्यू हमको पता ही है, एक ही होती है, तो 30 हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पर, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 30 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो 30 मीटर का खंभा है, कितने? 30 मीटर का ये खंभा है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उनके बाह्य कोणों को योग का दुगना है, तदनुसार उस बहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी? ये पूछा गया है 91 में। चलिए कहाँ गया भैया हमारा 91 क्वेश्चन, ये रहा है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें कहा गया है, एक बार फिर से क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, तो दोस्तों देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दे भैया, चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब कहते हैं कि अंतःकोणों का योग क्या होता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे ऐसे प्रश्नों करने, अंतःकोणों का योग क्या होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये देखिएगा 2n, ठीक है, 2n-4 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। फिर कहते हैं अब बाह्य कोणों का, अब बाह्य कोण यहाँ पे दिए हैं, तो बाह्य कोणों का योग कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। ठीक है, बाह्य कोणों का योग 360 होगा। अब ये हमारी हो गई, तो अब देखेंगे इक्वेशन क्या बनेगी, 2n-4 इंटू 90 डिग्री इंटू 360 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो थोड़ा सा मेहनत करिए साथ में हमारे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद जो हमें n की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहाँ गए भैया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 92। तो कहता है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है। ठीक है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या ही अब ज्ञात करना है। तो क्रमागत कैसे निकालने के, मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी x+1 है, और तीसरी कौन सी है? वो x+ यहाँ पे 2 है, तो इनका योग पूछा है 87 है। तो टोटल यहाँ पे योग भी सबका कर लेंगे, सबका योग कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इन सबका योग करेंगे तो आपका क्या आएगा? 3x आ जाएगा यहाँ पे कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, 3x+3 आएगा, ये 87 के बराबर है। तो यहाँ पे 3 इधर चला जाएगा, तो 3x यहाँ किसके बराबर हो जाएगा? 84 के हो जाएगा। और यहाँ पे 3 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 8 24। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू 28 आ जाएगी। x की वैल्यू 28 है। बीच वाली पूछा था, बीच वाली कौन सी थी? x+1 थी। ठीक है, बीच वाली x+1 थी, तो 28 में एक जोड़ देंगे 29 आ जाएगा। क्या होगा? 28 ये होगा, एक यहाँ पे और जुड़ेगा, तो 29 आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल बहुत सही चल रहे आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि 2 घनों का घनफल 27:64 के अनुपात में है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो 93 में देखेंगे, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो जल्दी से हम निकालते हैं। तो सब लोग ऐसे ही सोच लिए होंगे कि 27 का इतना होता है, और यहाँ पे 64 का ये होता है, तो सब लोग कर लिए होंगे। तो चलिए हम इसको करके भी आपको दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं एक्स वाई, यहाँ पे जो कोड ये दिए हैं एक्स वाई, इसको वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई वैल्यू माने,
तो एक्स क्यूब हो जाएगा ये, यहाँ पे y3 है, ठीक है, मान लेते हैं इसको, ये आपका 27 हो गया, ये आपका कितना होगा 64 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसको अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे, यहाँ पे 6x² होगा कि नहीं होता, 6x² होगा यहाँ पे, अपान में होगा 6y², ठीक है। 6 तो कट जाएगा, घर जाएगा अपने, यहाँ पे देखिए 3 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौकू 16 हो जाएगा, तो 9:16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन तो गाइस क्वेश्चन नंबर 94 जो कह रहा है कि एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाते हैं। ट्रिकी क्या बनाते हैं, ट्रिकी है ही है क्योंकि इसमें हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक पहले डायग्राम बना लेते हैं तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका हम नाम रख देते हैं यहाँ पे डी, ये हो गया ए, इसके बाद यहाँ पे हो गया बी, ये हो गया सी, ये विकर्ण बना लेंगे। तो इसमें कहा क्या गया है कि आपका जो बी सी है वो 10 सेंटीमीटर, ये बी सी जो है ये 10 सेंटीमीटर है, फिर आपका जो विकर्ण है ये 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, तो अगर यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे हम ये वाली साइड निकालेंगे, ए बी वाली, तभी ना हमारा आंसर आएगा। तो ए बी की साइड अगर निकालेंगे तो देखिए इसमें सिंपल सा अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आप अगर देखेंगे तो क्या होगा, AC², ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा, BC² माइनस होगा। तो ठीक है, इनको क्या करेंगे, सिंपल सा हम ऐसे देंगे तो क्या होगा, ये 26 माइनस 10² होगा, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा होता है तो हम इसको कैसे करते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते, तो क्या होगा 26 प्लस यहाँ पे 10 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 26 माइनस यहाँ पे 10 कर लेंगे, तो हमारा इसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 26 गुणे 16 आ जाएगा, ठीक है। 26 गुणे 16 आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ए बी जो आपकी आएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 4 हो जाएगी, ठीक, 6 गुणे 4 हो जाएगी, ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो लंबाई जो पूछा गया है, यहाँ पे देखिए लंबाई जो है ये 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ पे आपकी जो चौड़ाई है वो तो हमको दे रखी है, ठीक है। वो कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 24 10 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका परिमाप ही निकालना था। परिमाप कहता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो अब देखिएगा इसमें वैल्यू सिंपल सा पुट कर देंगे, तो 24 प्लस 10 यहाँ पे रख लेंगे, तो 24 प्लस 10 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 24 प्लस 34 हो जाएगा, और 34 दूना 68 हो जाएगा। 68 राइट आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आपका समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो इसमें कहते हैं यहाँ पर कि 29,791 के घनमूल तथा 11 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखेंगे जो 29,791 है वो किस चीज़ का है, वो 31 का यहाँ पे घनमूल होता है, 31 का घनमूल है ये, ठीक है। अब कहते हैं कि 11 के वर्ग का, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। 31 और 121 के हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो निकल कर सामने आ जाएगा, वो आएगा यहाँ पे 3,751, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन। 3,751 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो इसमें कहते हैं कि 3 त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण सबसे, ये देखिएगा इसे यहाँ पे 96 वाला, चलिए पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो कहते हैं कि एक त्रिभुज के 3 कोणों में एक कोण सबसे छोटे कोण का दोगुना है, दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का दोगुना है, सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो इसको x मान लेंगे सबसे छोटे कोण को, ठीक है। अब क्या यहाँ पे मान लेंगे, तो हमारा जो एक कोण हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा ये 3x हो जाएगा। तो यही तो बोला गया है ना कि ये का दुगुना है और तीसरा कोण जो इसका तिगुना है, तो सबको क्या कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, x प्लस यहाँ पे 2x यहाँ पे प्लस 3x इक्वल टू किसके बराबर करेंगे, 180, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, सभी को पता है। तो ये आप अगर जोड़ेंगे यहाँ कितना है, 6x हो जाएगा, ये आपका 180 हो जाएगा। तो देखेंगे कि 6 3 18 हो जाएगा, तो x की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं। दोस्तों 96 क्वेश्चन कर लिए हम, 97, 98 और 99 और 100। यहाँ जो ये क्वेश्चन करने वाले ये पाई चार्ट के, देखिए ऐसा आपका सिलेबस में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 4 या 5 नंबर का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये भोजन की वैल्यू है यानी कि ये इतना 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 सब दिया है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन कहता है कि किराए पर
किया गया ईंधन के खर्च का कितने परसेंट है। ठीक है, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने परसेंट है। तो किराए का अगर देख लेंगे कितना होगा, किराए के यहाँ पर है आपका 14%। ठीक है, 14% यहाँ पर आपको किराया देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि खर्च ईंधन के खर्च का कितने परसेंट है। ठीक है, ईंधन 9% है, तो सिंपल सा बात है, नीचे रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। इसको अब अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इतना हो जाएगा, ऊपर 1400 और यहाँ पे अपॉन में 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 156% के आसपास आ जाएगा। तो 156 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप पाई चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। ठीक है, अगले में कहते हैं कि किन 3 मदों के खर्चों पर केंद्रीय बिंदु 108 का कोण बनता है। ठीक है, किसमें बोलते हैं कि 108 का कोण बनना है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें किसमें 108 का कोण बनना है, तो आप देखेगा तो कहते हैं आपका देखें ईंधन, किराया एवं अन्य। ठीक है, ईंधन का कितना है 9% है। ठीक है, और यहाँ पे किराए का कितना है, ये 14% है, और अन्य का जो है यहाँ पे 6% है। ये इसको निकालेंगे कैसे, इसको ऐसे निकालेंगे, ये 108 बोला गया है तो टोटल इसका कितना कितना होता है, जो पूरा जो यहाँ पे जो पाई चार्ट है ये 360 होगा। तो 108/360, ठीक है, और गुणा 100, अगर यहाँ पे देखें टोटल कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ठीक है, 30% यहाँ पे दोनों को मिल रहा है नहीं, 14/6 यहाँ पर ये आपका देखेंगे तो टोटल 30% हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 हो तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर खर्च कितना होगा। ये बोले हैं कि टोटल अगर 25,000 रुपये है तो किराया भोजन पर कुल मिलाकर खर्च कितना होगा। अब किराया में देख लेंगे, किराया का 14% है। ठीक है, भोजन का यहाँ पे कितना 45% है। तो 45 और 14 की अगर बात करें कितना हो जाएगा, ये 59% है। अब यहाँ पे बोला कितना था 25,000 का, तो 25,000 का 59% अगर निकालेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 25,000 का 59% निकाल लीजिए तो यह हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 14,750। ठीक है, 14,750 यहाँ पे इसका खर्चा हो जाएगा। तो ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं। कहते हैं शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च में क्या अनुपात है। शिक्षा तथा भोजन, ये आपका शिक्षा हो गया और ये आपका भोजन हो गया। तो इसमें बोलते हैं इसमें किया गया खर्चा का अनुपात कितना है, तो ये 45 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भोजन पे, और ये शिक्षा का कितना है, ये यहाँ पे 15 है। अब बोला शिक्षा तथा भोजन का, तो 15/45 ऐसे हो जाएगा। इसको काट देंगे, 5×3=15, 5 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कट जाएगा तो 1:3। तो क्या होगा 1:3 इसका राइट आंसर आना चाहिए। तो देखिएगा ये हो गया आपका 1:3 यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। तो अब देखेंगे ध्यान से। ठीक है, क्या होगा हमारे पास 100 के 100 प्रश्नों को हमने किया, इसमें 100 के 100 प्रश्नों को हमने किया। 100 में से आपने कितना सही किया हमको ज़रूर जल्दी से कमेंट में बताएंगे। और आप हमको ये भी बताइए कि आपका स्कोर कितना है, और उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट का ये लेवल कैसा था। ठीक है, प्रश्नों का लेवल कैसा था, मैथ का कैसा था, सोशल साइंस का कैसा था। ठीक है, और इसकी PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमको 72 38 80 40 81। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप ले सकते हैं PDF। इसके साथ साथ आपको मैंने जो बताया कि 39 रुपये में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे ICR का जितना भी हमारे पास PDF मटेरियल है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।